मतलब ये ऑयल प्राइसेस जो हैं ये ऐसे थोड़ी है कि 5 हफ्ते बाद अगर जंग खत्म होती है तो उससे अगले दिन ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं सिर्फ रुकी है, आपकी एक्सट्रैक्शन भी रुक गई है। ये वापस ठीक होते होते 18 से 22 महीने लग सकते हैं। ईरान का गेम प्लान जो है वो टू फोल्ड है। वो है ये कि जी स्ट्रेट बंद करके तेल की प्राइस शूट अप करके मुल्कों को तंग करके उनकी इकोनॉमीज जो उनको क्रम्बल करा के सारे जो हैं फिर अमेरिका के पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि यार आप रुकेंगे तो वो रुकेंगे। और इसमें ज़ाहिर है अमेरिका को एक हद तक अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे तो अब अमेरिका का वो देख के समझ आ रही है कि ये 5 हफ्ते तो कहीं नहीं जा रहे। इन्होंने सोच लिया है, ये जो मकासद इनके हैं, मतलब एक दफ़ा ये उसकी पूरी अटेम्प्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसी हैं? सर बस बड़े हालात आपको पता है ख़राब हैं और अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब ईरान में हर तरह के अटैक करेगा और वो नक्शा तब्दील कर देगा। और अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और अगेन अमेरिका अगर ये सोच ले तो फिर उसका वो जो है इरादा तब्दील करना बड़ा मुश्किल काम है। सर बड़ा मुश्किल काम है सर। कुछ कुछ अपडेट्स हुई हैं सिंस वी लास्ट मेट। हमारा कल भी हमने लॉजिस्टिकल वजूहत की वजह से एपिसोड एक नहीं किया, लेकिन चीज़ें बहुत हो रही थी। तो एक तो सर सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में ये है कि जो अमेरिका का एक फेलियर था इस तमाम चीज़ में अब तक का, तो कई हैं, एक जो बहुत बड़ा है वो ये है कि उन्होंने कहा था जी कि हम अपनी मर्ज़ी का नया लीडर लगाएंगे ईरान में। वो तो नहीं हुआ। जो खamenei साहब के साहबजादे मुज्तबा खamenei, उनको उन्होंने सुप्रीम लीडर चूज़ कर लिया ईरान ने। अब इसके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान है वो ये कि इससे इसको भी हम निपट लेंगे। सो इफ़ेक्टिवली जो रजीम चेंज की जो कहानी थी वो तो नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने ही मतलब अपने ही क्या उसमें से जिनको आपने असैसिनेट किया उन्हीं का बेटा जो है वो अब लीडर बन गया वहाँ पे। और वो हालांकि मुश्तबा ख़ुमैनी जो है वो एक बहुत उनकी गवर्नमेंट और रनिंग और बाकी चीज़ों के अंदर नहीं थे, बट आईआरजीसी से बड़े उनके तगड़े लिंक्स हैं ये बताया जाता है। और दूसरा इनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके वालिद जो मरहूम जो थे वो तो शायद न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको वेपनाइज़ करने के इतने हक़ में नहीं थे, लेकिन जो ईरान के कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इनका था कि हाँ जी, ये आपको करना चाहिए कि आपको वेपनाइज़ करना चाहिए। वो तो देखें डे 1 जब अटैक हुआ उसके बाद से तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा था अगर तो उन्होंने नहीं था करना ये सारा कुछ, लेट्स से व्हेन द डस्ट इज़ सेटल्ड, अल्लाह करे, तो उसके बाद अब तो वो मुल्क जो है वो तो करने की कोशिश करेगा। और वो फिर सारे जेसीपीओए के ऊपर जो ओबामा के दौर के अंदर उनसे वादे हुए थे सैंक्शन हटाने के, वो भी नहीं किए। तो ये सारा कुछ जो है इसके अंदर से वो जो पंजाबी में कहते हैं लबिया की, वो अभी तक नहीं समझ आ रही। जैसे आपने बम्बारी की बात की, वो जो उनकी ऑयल की जो डिपोज़ हैं, जो ईरान के अंदर उन्होंने मारा वहाँ पे जब रॉकेट्स, तो वो तो पूरा तेहरान जो है वो तो जल गया सारा। और वहाँ पे मशरूम क्लाउड टाइप नुमा कुछ सिचुएशन थी। मतलब जो फ़िल्मों में हम एटॉमिक ब्लास्ट को देखते हैं और उसके जो असरात होते हैं उससे वो कम वो मनाज़र थे नहीं। और उसके बाद से वहाँ पे थिक ब्लैक क्लाउड्स आए जिनकी वजह से जो उसके बाद जो बारिश हुई उसके अंदर आपका वो रेन नहीं थी, वो ऑयल ड्रॉप हो रहा था, गाड़ियाँ सफ़ेद, वो दिखा रहा सीन का रिपोर्टर की सफ़ेद गाड़ी थी, उसने उँगली फेरी तो सारी कालक उसके उसकी उँगली पे आ गई। इसके एनवायरमेंटल असरात हैं, इसके पता नहीं क्या-क्या हैं, ये तो एक फैक्टर हो गया उसके ऊपर। उसके अलावा बयानबाज़ी जो है, उसके अंदर भी 2 अपडेट्स बहुत बहुत अहम हैं। एक तो ये कि जो 175 लोगों की जान गई, वो जो स्कूल के ऊपर जो बम मारा उन्होंने, उसके ऊपर तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो अमेरिकन बॉम्ब था। क्योंकि उसको बड़ा हतमी तौर से कह रहा हूँ, मतलब कि मीडिया ने उसको बड़ा केयरफुली एनालाइज़ करके ये बात जो है बताई है। एक नहीं 3-4 रिस्पेक्टेबल न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन ने कि उन्होंने की है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब ये बात पूछी गई जहाज़ के ऊपर किसी ने कि जी वो क्या है? वो कहते हैं ईरान ने खुद मारा है उनको। और जिसकी कोई सेंस नहीं बनती कि ये इसका मतलब है कि जी वहाँ जब आईआरजीसी के जो दफ़ातर थे, जहाँ पे आपने बम मारे बड़े टारगेटेड, तो उसकी एक दीवार छोड़ के जो स्कूल था उन्होंने कहा हम उसको उड़ा देते हैं। तो ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। और इसके ऊपर कोई पेंटागन नुमा इंक्वायरी जो है वो कह रहे हैं होएगी, लेकिन हमें लगता है ईरान ने मारा है। ये एक बयान आया।
फिर जो और ख़तरनाक इससे बयान है कि क्योंकि नेतन्याहू साहब जो थे वो भी चुप बैठे हुए थे 1-2 दिन से, तो लेकिन हफ़्ता जब ख़त्म हुआ तो उनके 2 बयान इकट्ठे आए हैं, जिसमें एक पे उन्होंने यूरोप को बहुत कहा है जी कि अगर आप हमारे साथ मिले नहीं इस सारी जंग के अंदर तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो कह रहे हैं जी कि ईरान आपको निपटेगा अनलाइकली, या फिर मैं आपसे निपटूंगा, विच इज़ डेंजरस। फ्रांस ने भी अपने इसी पेश नज़र जो है एक अपना वो कैरियर जो है वो निकाल दिया है उस तरफ सपोर्ट के लिए, जिसके ऊपर रफ़ेल ही रफ़ेल खड़े हुए हैं। और दूसरा जो बयान नेतन्याहू का है वो और ख़तरनाक था कि जी अब अगला जो अटैक होगा फिर उसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ऊंचे लेवल की डिस्ट्रक्शन होगी। मैं उनकी जो उन्होंने हिब्रू में बात की थी उसको मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, वो इशारा कर रहे थे न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर। तो ये बात जो है ये बहुत बहुत जल्दी इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। नंबर वन, इकोनॉमिक जो अभी पाकिस्तान पे आते हैं, क्या एकदम आज लिए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर आते हैं, लेकिन आप 55 रुपए का जो इंक्रीज़ है वो लोगों को बहुत पिंच कर रहा है। लोड शेडिंग जो है वो जगहों पे होना शुरू हो गई है, इफ्तार और सहरी की टाइम होना शुरू हो गई है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आप देख लें, क्रूड जो है 25% ऊपर है, 100 वाला मार्केट तोड़ गया है। अब कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 200 तक कहानी जाएगी। और उसके अलावा सारी जो सर्कमस्टांसेस हैं एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ी एक क्रिटिकल जोन पे हम दाखिल हो चुके हैं कि आपका और मेरा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक और मुस्बत एक था कि जी क्योंकि हमने जो पिछले साल देखी 2 जंगें जिसमें पाकिस्तान इंडिया की थी, एक सीज़ फायर हो गया, मामला ठंडा हो गया। ईरान इसराइल की जंग हुई, 12 दिन चली, फिर मामला ठंडे हो गए। इसमें भी आपको मुझे लग रहा था कि यार ये उसी तरह की चीज़ है। ये सर उस तरह की चीज़ लग नहीं रही मुझे, जिससे मुझे ना थोड़ा-थोड़ा ना बैक ऑफ द स्पाइन के ऊपर ना थोड़ी-थोड़ी एक फीलिंग सी क्रीप अप कर रही है कि ये मामला लंबा चलेगा, और लंबा का मतलब है कि सब जो है उनको लगेंगे लंबे-लंबे। हाँ जी, सो कल मेरे को 2 घंटे की पेट्रन्स कॉल थी। मैं अब असल में ना नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बहुत सारी बातें हुई और उसमें कोई चाहता है कि नहीं उसके नाम के साथ वो बातें जाएँ। लेकिन जिस तरह आपने ज़िक्र किया वो बच्चियों के स्कूल के पे बम का, तो अमेरिका में जो सीएनएन है वो तो इसके ऊपर कह रहा है, जो फॉक्स न्यूज़ है वो तो कह रहा है जी कि क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब वाला बयानिया कि कि पता नहीं ईरान ने हुआ है खुद नहीं किया। हुआ, खुद की है, इस तरह की चीज़ें। और वो जो सीएनएन है वो कह रहा है कि जी इस पे जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फौरी तौर पे बताएं कि जी अगर हम मुलविस हैं तो क्यों हैं, इस किस्म की बातें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने जिक्र किया वो एसिड रेन का, तो वो तो अब ख़दशा ये है कि हमारे यहाँ पे भी शायद हो एसिड रेन। बाय द वे एक और जो वो अपडेट आई हुई है कि 10 से 12 तारीख के दरमियान इस्लामाबाद में ओले पड़ सकते हैं। वो तो खैर इससे शायद सेपरेट है, इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो लेकिन बहरहाल जो एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल चेंज है वो तो हम भी उससे यानी कि 10 से 12 तारीख तक इस्लामाबाद में वो गाड़ी ना चलाए अपनी, क्योंकि नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि सर वो मतलब अब जो है ना कि अमेरिका जो कह रहा है कि यूरोप को कह रहा है कि आप बीच में आए यहाँ, जीसीसी को कह रहा है और जीसीसी उसको रेजिस्ट कर रहा है। अब तक जो ट्विटर पे से लगता है वो अगेन मतलब ज़्यादातर ख्याल यही है कि अमेरिका को एज सच ज़रूरत नहीं है किसी की। अमेरिका के पास ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा आर्सेनल है और वो जो है मतलब उसको 5-6 हफ्ते जंग लड़ने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से खुद ही लड़ लेगा। जो बात है कि जी ये जल्दी ख़त्म होगी या नहीं होगी, अगेन अमेरिका जो है वो शायद इस नीयत से आया ही नहीं है कि जल्दी ख़त्म हो। देखिए, हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि एक तरफ इतनी ज़्यादा उनकी इंटेल थी कि उनको ये भी पता था कि ख़ामेनी साहब कहाँ हैं, उनको बाहर कैसे निकालना है और कहाँ पे मारना है। हाँ जी। तो दूसरी तरफ उनको ये नहीं पता था कि अच्छा अगर जंग शुरू होगी तो वो मुलव्विस कर लेंगे दूसरे जीसीसी ममालिक को, वहाँ पर अटैक करेंगे या उनके पास किस किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी थोड़ा-सा आ रही है कि जी क्योंकि उनके पास क्रूज़ मिसाइल्स नहीं है, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो वो उनकी एक्यूरेसी शायद उतनी नहीं है। सो आप जो टूटी हुई बिल्डिंग्स के तो आप देख रहे हो फुटेजेस इज़राइल में, लेकिन वो ज़्यादातर इज़राइल जो है वो बंकर्स के नीचे है और वो मिसाइल आ रहे हैं, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, ज़ाहिर है हलाकतें भी हो रही हैं, लेकिन वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि इज़राइल ने बहुत कोई बड़ी चीज़ कर दी है, वो शायद नहीं कर सका। ईरान ने भी। ईरान ने, सॉरी। सो वो हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो जीसीसी है, अगेन उनके लिए ये जितना लंबा चलेगा
तो उसके बाद उनकी डिपेंडेंसी जो है वो शायद अमेरिका पे कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। एक तो आप ये देखें ना, मतलब हम पहले भी बात कर रहे थे कि अमेरिका क्यों आया इस जंग में। अच्छा वो ठीक है कि एक तो इजराइली जो है वो एस्पेक्ट है बीच में कि वो चाहते थे, प्रेशर है। प्रेशर है या आपको रिलीजियस उसके पीछे कोई अंडरटोन है, क्योंकि वो इस दफ़ा ट्रम्प साहब ने भी प्रीस्ट बुलवा के कुछ किया है, तो वो भी सारा कुछ होगा। लेकिन जाहिर है दुनिया चलती रिवॉल्व तो इकोनॉमी के अराउंड ही करती है ना। अब वो अमेरिका जो है वो प्रेशर तो फील कर रहा था, वेल्थ ट्रांसफ़र होते देख रहा था, वो चाइना की तरफ भी हो रही है, वो इंडिया की तरफ भी हो रही है, वो मिडिल ईस्ट की तरफ भी हो रही है। एक तो ये कि अमेरिका ने हाथ बांध के तो देखना नहीं था ये सारा कुछ होते हुए, उन्होंने कुछ तो करना था। ये तो जाहिर है जंग खत्म होगी तो पता लगेगा कि उन्होंने इसमें से गेन ज़्यादा किया या कम किया या नुकसान करवाया। लेकिन अब अगेन मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा खुदा ना खास्ता अमेरिका को कि उसने क्यों किया, लेकिन आप एक वर्ल्ड पावर के उस पे पर्सपेक्टिव से देखो तो वो जो है ये होते देख तो नहीं सकता कि वेल्थ इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब वो जो है ना कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग जा रही है ना, और अमेरिका की ख्वाहिश है कि मैन्युफैक्चरिंग भी वापस आए। लेकिन दुबई वगैरह में तो पेटेंटिंग भी जा रही है। मतलब अब कोई बंदा दुनिया में सोचता है कि मैंने कंपनी बनानी है तो वो कहते हैं यार दुबई में बना लेते हैं। दुबई क्यों दुबई में बना लेते हैं, अमेरिका में बनाए। मतलब जाहिर है अमेरिका ये चाहता है। तो ये अब फिर ये है कि इसके बाद जो असला अब यूएई ने तो आपको याद है कुछ अर्से पहले से खबरें आनी शुरू हो गई थी कि उन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी है। हर कोई जो है अब जीसीसी में अपनी एक फौज बना रहा है, अपनी एक एयरफोर्स बना रहा है अपने सर। तो क्या इसके बाद इस तरह की जंग के बाद वो असला कहाँ से खरीदेंगे? वो अमेरिका से खरीदेंगे या कहीं और से खरीदेंगे? कयास यही है कि अमेरिका के पास ही जाएंगे। सो अगेन वो अमेरिका जो अब इसमें आ गया है, तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को कोई जल्दी है, और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है। तो वो उनके लिए तो 5 हफ्ते कुछ नहीं है। हमें 5 हफ्ते के बाद रिकवर करते हुए, मतलब ये ऑयल प्राइसेस जो हैं ये ऐसे थोड़ी है कि 5 हफ्ते बाद अगर जंग ख़त्म होती है तो उससे अगले दिन ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं सिर्फ रुकी है, आपकी एक्सट्रैक्शन भी रुक गई है। ये वापस ठीक होते होते 18 से 22 महीने लग सकते हैं। तो इधर तो आप देखें ना कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक तो जो आपका नौकरी पेशा तबका है वो तो पिसता ही पिसता है कि उसके तो एम्प्लॉयर तो नहीं तनख्वाहें बढ़ाता हर इस तरह के इवेंट के ऊपर। हर काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता, लोगों को आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। बट अदरवाइज आप ये देखें ना कि आप चाहे सर्विस सेक्टर से हो, चाहे आप प्रोडक्ट बेचते हो, फ्यूल एक कॉस्ट है, वो आप प्रोडक्ट में या सर्विस में ऐड कर देते हो, आगे देते हो, वो पास ऑन हो जाती है। मसला ये है कि वो लोकली तो चल जाता है, लेकिन आपका इसमें इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। जब आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। मतलब एक तो ये कि आप कुछ बनाते ही ऐसा नहीं हो जो एक्सपोर्ट हो सके, दूसरी ये कि जब जैसे जैसे आपकी वो कॉस्ट बढ़ती है तो आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस और कम हो जाती है। सो ये जो है ना ये एक बहुत खतरनाक काम है, और वो पाकिस्तान ने अब करना शुरू भी कर दिया है कि वो अब सऊदी अरब को कह रहे हैं कि हमें 10 अरब डॉलर दे दें और जी आगे डिफर्ड तेल के पेमेंट्स पे, ऊपर। तेल डिफर्ड पेमेंट्स पे दे दें, उधार दे दें। तो ये काम तो शुरू सर हो ये गया। काम शुरू है। देखिए मैं अगर तो गल्फ नेशंस की बात करें, मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था जो यहाँ फंसे हुए हैं, जो जिनकी रिहाइश जो है वो मुस्तकिल दुबई में है, दुबई में रही है या बहुत आना जाना है, तो उनका ना शहर है वो बन जाता है। लेकिन आपकी पैदा आप यहाँ हो, रहे आप यहाँ, लेकिन बंदा 10-12 साल 13 साल 15 साल एक जगह रहा हो, और दैट प्लेस हैज़ बीन गुड टू समबडी विच दुबई हैज़ टू मैनी पीपल, मैनी एक्सपर्ट्स। फिर वो आपका घर बन जाता है। फिर आपको वहाँ के जो क्रीचर कंफर्ट्स हैं, फिर वहाँ की जो खुला डुला माहौल है, वहाँ पे आपका क्राउड है, सब कुछ है, आपके अगर बच्चे हैं उनके स्कूल है, सब कुछ है। और ये मैं इतना रिलेट कर सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि सर कुछ मई के महीने में हमारे साथ ये हुआ था। आपके मेरे साथ तो इकट्ठे बैठे हुए ऐसे ही बैठे हुए हुआ था कि इर्द गिर्द ना बम शम गिर रहे थे। मतलब आई डोंट थिंक हमने इतना उसका ग्रंट फेस किया, हमने 1-2 दिन तो लेकिन हमारी भी फटी पड़ी रही। लेकिन मैं बड़ा समझ सकता हूँ कि किसी के शहर के ऊपर जब इस तरह से चीज़ हो रही हो ना, चलिए वो तो हमारा तो था ना कि डायरेक्ट क्या मामला है कि पाकिस्तान इंडिया और उसका एक माजी है। दुबई, कतर, बहरीन वगैरह जैसे मुल्क जो हैं, अब सऊदी अरेबिया भी आप एक हद तक कह लें,
उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना इसके अंदर। ये तो देखिए ना, यूएई, यूएस, इजराइल और ईरान का एक चल रहा है जिसके अंदर वो आ गए हैं बीच के अंदर, और उस पे वो डबल होती होगा दुख उसके ऊपर कि भी हमारे शहर के ऊपर बीमारी हो रही है। मैं वो देखता रहता हूँ कि कह रहे हैं सब सही है दुबई में, कोई इशू नहीं है दुबई में, लेकिन एक ना एक एक बैक ऑफ द माइंड एक आपके जहन में ख्याल आता है कि यार ये हुआ है तो ये फिर से भी हो सकता है। वो सेंटिमेंट जो है ना उस वो बड़ा करेगा। ये तो एक शख्स से मेरी बात है जिनको दुख हो रहा था। दूसरी वो यूके में रहती है हमारी आंटी कहूँगा मैं उनको, बड़ी हैं बहुत हमसे, लेकिन वो कहती है मैं बेस्ड इन लंदन, लेकिन वो कहती है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे मेरे कॉलीग्स और बहुत सारे दोस्त और उनके बच्चे जो हैं उन्होंने यूके लंदन छोड़ के वो दुबई सेटल्ड है। वो दुबई बड़ी देर सेटल, कहता वो सारे वापस आ रहे हैं, वो सारे छोड़ के, इट्स ऑलरेडी बिगन। तो मैं अपनी उससे कह सकता हूँ, लेकिन अगर एक बंदा भी वापस आ रहा है तो दुबई का तो लॉस है ना। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जानने वाले 5-10 वापस जा रहे हैं, और कितने होंगे जो कह रहे होंगे यार कि फ़िलहाल मामला ठंडा होने दो, यहाँ से निकलो। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने वहाँ की प्रॉपर्टियाँ बेच के दुबई में ली होंगी रहने के लिए या रेंट के लिए, उनके भी जहन में होगा यार कि अब क्या करें। सो ये सर बड़ा एक मसला है ये जीसीसी कंट्रीज़ का। लोगों को अगर ये है ना कि जल्दी से जंग ख़त्म हो, सो दैट वी गो बैक टू दैट ओल्ड टाइप ऑफ फीलिंग, दैट ओल्ड टाइप ऑफ फीलिंग डजंट कम बैक। वो देखें वॉर टॉर्न कंट्री जो है ना उसकी भी स्केल है ना, मतलब आप उसकी एक्सट्रीम देख लें कि जो अल्लाह माफ़ करे गाज़ा में हो रहा है, और फिर उसकी आप बिल्कुल एक बेसिक चीज़ ले लें, है मतलब कंपेयर नहीं कर सकते दोनों में, ना मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन वॉर तो जहाँ जंग हुई हो ना वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो वो दुबई के अंदर शुरू है, और वो मैं समझता हूँ उसको कि वो बहुत मुश्किल बात है उसको उस किस्म की चीज़ को डील करना उसके साथ। तो ये एक चीज़ है जो जो इकोनॉमिक वैल्यू जो आप कह रहे हैं सारी बात और मार्केट्स एंड एवरीथिंग, यस, बट ये वाली चीज़ जो है ये एक इनटेंजिबल किस्म की चीज़ है जिसका एक इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा। जी, बिल्कुल पड़ेगा। और वो दूसरा आप देखें ना कि अब अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कि ये अगेन वो जो है ना कि इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे भी पड़ेगा। बरतानिया पे पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल अमेरिका पे भी पड़ेगा। बात फिर वही है कि थ्रेशोल्ड उनका ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा। उनके पास अपना इतना ऑयल है। अपना छोड़े सर, वेनेजुएला ने से सारा उनके पास आया हुआ है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे तो ऐसी-ऐसी चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है ना, मसलन आपको पता है कि आज तरबूज का रेट ₹7 किलो आ गया। हाँ जी। उसकी वजह ये है कि जो एक्सपोर्ट होना था वो हो ही नहीं हो रहा। नहीं रहा। सो यहाँ पे बाकी ममालिक के पास का उतना थ्रेशोल्ड ही नहीं है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। लोड शेडिंग का आपने बड़ा ज़िक्र किया, सही, कि अभी ये मार्च है, हाँ जी। अप्रैल में शदीद गर्मी हो जाती जी है, हाँ। और ये हमेशा फर्नेस ऑयल कम मंगवाते हैं कि जी वो गर्मी होगी तो पानी भी आ जाएगा आपका हाइडल हाइड्रल। भी चलो हो जाएगा। अच्छा, और हमेशा अप्रैल में लोड शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और मई में फिर जाके वो थोड़ा सा कवर होना शुरू होता है। इस दफ़ा तो फर्नेस ये बिल्कुल भी नहीं मंगवाएंगे ना, या उससे बिजली घर नहीं सारा चलेंगे। हाइडल पे होगा। और वो बर्फ़ पता नहीं पिघली नहीं पिघली। इस बार तो अभी अप्रैल में इतनी शदीद लोड शेडिंग होनी है, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे बुच्चे ये वो बीमार बुजुर्ग ये क्या करेंगे। मतलब अगर हम अब मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे तो अब अमेरिका का वो देख के समझ आ रही है कि ये 5 हफ्ते तो कहीं नहीं जा रहे। इन्होंने सोच लिया है, ये जो मकासद इनके हैं, मतलब एक दफ़ा ये उसकी पूरी अटेम्प्ट करेंगे, और वो उनके पास थ्रेशोल्ड है, 5 हफ्ते वो आराम से हाँ सर, बर्दाश्त कर थ्रेशोल्ड सकते हैं। असल में सवाल ये डे वन से है ही नहीं कि अमेरिका कितनी देर इसको कर सकता है। अमेरिका तो कर सकता है। अमेरिका के देखें जो उनकी अपनी वॉरशिप्स हैं, यूएस लिंकन जेडीवी है, उनके तो मुआहदे इंडिया के साथ भी हैं। उनकी रीफ्यूलिंग, एम्यूनेशन रीस्टॉकिंग जो है, उनकी वो सारी चीज़ जो है वो तो इंडिया के साथ उनका मुआहदा है उसकी मेंटेनेंस का। उन्होंने तो बस ये लेफ्ट होना है और जाके अपने आप अपनी रीफ्यूलिंग वगैरह करके फिर रेडी टू गो हो जाएंगे, वो जिसमें टॉमाहॉक मिसाइल भी हैं और पता नहीं क्या क्या है। फिर देखें उसके सर मैं सॉरी अगर बात ये काट रहा हूँ, उनका मुआहदा ना भी हो, मुझे ये बताएं, अमेरिका अगर कहे कि जी ये शिप आ रही है इसको रिफ्यूल कर दे, हाँ कौन ना कर हाँ सकता है? एग्जैक्टली। और नहीं मतलब कौन ना कर सकता है नंबर वन, बट दूसरा चले फिर उनका तो मुआहदा भी है ना उनके साथ। मतलब वो तो अगर ना किसी का ज़मीर जाग जाए मोदी जी का फर्ज करे जो कि अनलाइकली है, बट वो कहेंगे जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो चलो खोलो जी सारा पोर्ट पोर्ट अपना। और एक नहीं, 3-4-8 पोर्ट्स हैं जिनके साथ उनका एक मुआहदा। एनीवेज, दूसरा सर उनकी जो मिसाइलों वाली बात है, बिल्कुल इंटरसेप्टर जो है वो कम है उनके पास। इंटरसेप्टर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। वो ड्रोन जो हैं ईरान वाले वो बहुत ख़तरनाक हैं, उस लिहाज से अभी वही चल रही हैं। और मुझे कल कोई बैठ के ना समझा रहा था कि यार कि फ़र्क क्या होता है, क्यों ये 1 मिलियन या $4 मिलियन का इंटरसेप्टर होता है। वो कहता है जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो तो पहले जाता है स्पेस में,
फिर वो डिटैच होता है अपने उससे और फिर नीचे आता है, और जो इंटरसेप्टर मिसाइल है इनकी, जिसका नाम क्या है, फ्रीडम है या जो भी नाम है उसका, आई डोंट नो, जो इसराइल के पास भी है, कहता है वो स्पेस में इसको टारगेट करती है, मतलब वो इम्पैक्ट वहीं करके देती है ताकि डिब्री भी बड़ी कम हो, जो हम देख रहे हैं करते हुए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें उनके पास जो रह भी गया स्टॉक पाइल, और वो फ़र्ज़ करें कम है, मतलब ये साल में उनके पास, कहते हैं कि साल में 100 बनते हैं या साल में 200 बनते हैं, इस किस्म की चीज़ है। कहता है अगर अभी उनके पास हैं भी कम, लेकिन ईरान ने भी तो अपना वो लोड कम कर दिया ना। ईरान भी तो अब दिन के उस तरह से 300 नहीं मार रहा, जिनके लिए उनको चाहिए वो सारी चीज़। तो वो जो वेटिंग आउट वाली है ना सर, असल में कहानी है ही ये, कि ईरान कितना वेट आउट इनको कर सकता है और अमेरिका कितना वेट आउट ईरान को कर सकता है। ये इक्वेशन जो है, ये अभी तक इसमें जूरी जो है वो आउट है। उस वजह ये है कि जितने भी डिफेंस एनालिस्ट और वो हैं, कुछ तो कहते हैं ईरान खा जाएगा इनको, लेकिन बहुत सारे ये कह रहे हैं जी कि इतना भी सौखा नहीं है कि ईरान कितनी देर वेट कर लेगा। सर इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो ये देखें कि आप कोई भी जो शख्स अमेरिका में रहता है, आप उससे पूछें कि भाई पिछले 2-3 साल में इन्फ्लेशन के क्या हालात रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर, ठीक है, और वो आगे भी नज़र आ रहा है कि वो बढ़ती जाएगी। मतलब आप देखें, ट्रेड डेफिसिट रन हर कंट्री करता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपका टोटल नेशनल डेट आपकी अगर पूरी इकोनॉमी के साइज से बड़ा हो जाए तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम भी जो है वो कहीं ना कहीं तो फंडामेंटल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ ही जाता है ना। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो उस तरफ जा रहा था कि वहाँ पे मतलब या तो स्लोली वो उस जगह तक जाते कि जहाँ उनको एक रिसेशन लेके आना पड़ता इस चीज़ को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये कर ली है कि इसके बाद मतलब अगर आप ये देखें ना, ये जो बात हो रही है कि जी कौन लंबी गेम खेलेगा, अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका किसी टाइम पे आके ये कहता है कि मतलब फिर वही बात है जो इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने बच्चियों के स्कूल पर अटैक किए, अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि अमेरिका तो फिर कारपेट बॉम्बिंग करते हुए फिर तो वो B-52 चलाते हुए भी नहीं पीछे हटेगा। तो अगर वो वही कर देता है खुदा ना खास्ता, तो उसके बाद तो जंग खत्म हो जाएगी ना। उस जंग खत्म होने के बाद अमेरिका जो है वो दुनिया में जो उसकी एक इमेज है वो वीकर होगा कि स्ट्रॉन्गर होगा। मेरे ख्याल में तो स्ट्रॉन्गर होगा कि उसने तहस नहस कर दी एक हाँ, जगह मतलब को। उनकी उनका मोरल हाई ग्राउंड तो खत्म हो जाएगा। मोरल हाई ग्राउंड जीरो, लेकिन पावर तो फिर इस्टेब्लिश हो गई ना। तो जब पावर इस्टेब्लिश हो गई तो फिर मुझे बताएं कि जीसीसी क्या, तो एशिया क्या, तो अफ्रीका क्या, तो वो फिर जैसे कहेंगे करना है फिर। सर असल में यही है ना, देखिए मैं आज ही पढ़ रहा था, CNN को एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू दी है, ये हैं कमाल खराजी हैं, ये फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं टू द ऑफिस ऑफ द सुप्रीम लीडर, ये ईरान के। अच्छा, इनके बयान जो है ना ये इंटरेस्टिंग थे इस इंटरव्यू में। वो कहते हैं जी कि ईरान जो है इस जंग की तैयारी बड़ी देर से कर रहा है, जो 12 डे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे पहले से कर रहा है, उसके दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और हमने अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर अ लॉन्ग वॉर। उनका एग्जैक्ट मैं कोड जो है वो इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि आई डोंट सी एनी रूम फॉर डिप्लोमेसी, कि कोई कोई डिप्लोमेसी नहीं है इसके अंदर, हमने कोई बात नहीं करनी, कोई सीज़ फायर नहीं, कोई डिप्लोमेटिक रूट नहीं करना। इसका एक हल है इस पूरे मसले का, विच इज़ इकोनॉमिक पेन, ये उनके अल्फाज हैं। और वो कह रहे हैं कि हम जो है ये अपना स्टांस पूरा करेंगे और हम जो है जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनको ठोकेंगे, हम उनके ऊपर अमेरिकन जो एरियाज़ हैं उनको मारेंगे और मारते चले जाएंगे जब तक जीसीसी मुश्तरका हो के अमेरिका को नहीं कहता कि ये रुकवाएं सारी चीज़। तो ईरान का गेम प्लान जो है वो टू 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 फोल्ड है। वो है ये कि जी स्ट्रेट बंद करके तेल की प्राइस शूट अप करके मुल्कों को तंग करके उनकी इकोनॉमीज जो उनको क्रम्बल करा के सारे जो हैं फिर अमेरिका के पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि यार आप रुकेंगे तो वो रुकेंगे। और इसमें ज़ाहिर है अमेरिका को एक हद तक अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी और जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो भी अपना प्रेशर डालें, विच आई एम श्योर। सर आप मुझे बताएं सर, डे 1 से लेके डे 10 तक क्या आपको लगता है डिप्लोमेटिक जो क्वार्टर्स हैं तमाम जीसीसी कंट्रीज़ के, वो फ़ोन नहीं कर रहे वाइट हाउस में या अपने कांग्रेसमैन को बाकी को, यार इन्हें रोको की करदा पे है। हमारे यहाँ पे लोग जो हैं, जो मैंने शुरू में बात की कि साइकोलॉजिकल असरात भी होना शुरू हो गए लोगों को वहाँ पे। सो क्या ये ईरान की गेम जो है ये आपको शॉर्ट टर्म तो नहीं लग रही ना, ये तो लॉन्ग टर्म गेम है। कितनी इकोनॉमिक पेन जो है वो सस्टेन करेगा पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मतलब रशिया, कौन-कौन सस्टेन करेगा जो अमेरिका को मना सके और अमेरिका में जो शख्स बैठा हुआ है, उस जैसे शख्स को मना पाए कि जी तो आपको पीछे होना पड़ेगा। हू इज़ दैट पर्सन हू कैन कन्विंस डोनाल्ड ट्रम्प? सर ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये इसमें जो अजम्पशन है ना हुँ। वो ये है कि
अमेरिका वॉर एथिक्स का ख्याल रखेगा। अगर अमेरिका ने ये सोच लिया है कि बस अब नहीं, कि जीतना है, तो वो तो फिर उसका कोई भी इलाज नहीं है ना। अब ये दुनिया जो है ये मतलब अनफॉर्चुनेटली ये जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इधर जो असूल कार फरमा है। और अगेन वो जो है ना मतलब वर्ल्ड वॉर के जो जुल्म, जो ज़्यादतियाँ, जो तशद्दुद, जो हर बुरी चीज़ उससे एसोसिएटेड जब तक वो दुनिया को याद थी, तो तब तक जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत बात होती थी कि हमने पीस रखना है, हमने ह्यूमन राइट्स यूएन वायलेशन सिक्योरिटी का काउंसिल ख्याल बनेगी, रखना ये है। चीज़ होगी। हाँ, अब जैसे जैसे वो एक पुरानी बात होती जा रही है, लोगों की मेमोरी में से जाती जा रही है, तो वापस वही है कि जी जिसके पास सर आप बड़ा इस तरह बम है देख वो। लेना कि जो जिसके पास बड़ा बम है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के आप परमानेंट मेंबर हैं और आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है बाकियों का, और आपने जब कहीं और कोई मसला हो तो आपने पहुंचना है वहाँ पे। अमेरिका यही है ना, अमेरिका का किया है, अमेरिका ने हमारे साथ किया है ये, कि मैं आ गया हूँ बस करो अब, ये यूक्रेन वाला मैं ठीक करा दूंगा, ये मैं ठीक करा दूंगा, या केड़ी से वो जो वियतनाम और थाईलैंड की थी, कौन सी थी, वियतनाम थाईलैंड की किसकी थी जो हाँ जी, वो भी एक हो वो रही थी, भी एक थाईलैंड और समथिंग। थाईलैंड। तो अब जब वो खुद तर गए हैं कि जी हमने ये करना है, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो तो चला गया ना बाहर इसमें से। ये तो इंटरनेशनल लॉ की एसेंशियली खिलाफ वर्जी है ना कि जी जाके आपने उनका लीडर ही उड़ा दिया वहाँ पे जाके। सो बट मैं सोचता हूँ कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ, जब किसी ने ज़हन बना लिया है कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम जो हैं इंटरनेशनल लॉ को बाईपास कर सकते हैं। तो आपने अपने खुद अपने व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में बैठ के सोच लिया कि यार मैं तो बाईपास कर सकता हूँ। तो लोग जो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ये और वो, ओ भाई उसने कर दिया है, वो उसने सोचा नहीं, उसके वहां पे बैठ के उसके एडवाइजर ने ये नहीं कहा कि यूएन क्या कहेगा, उसने कहा यूएन मेरे यूएन पे मैं तो करने लगा हूं, और कर दिया उसने। तो ये इंटरनेशनल लॉ शॉ जो है उसकी अब कोई वो इस पर्टिकुलर जंग, वैसे तो बहुत वैल्यू इंटरनेशनल लॉ की, वो तो बिल्कुल एक बड़ी ऐसी चीज है जिसको सबको अवॉइड करना चाहिए। इस जंग के अंदर उसको तो निकूड़े में फेंक दिया। हाँ, और दूसरा ये है कि ये तो इस जंग को छोड़िए, इससे पहले मतलब आज 3 साल हो गए हैं जो गाज़ा में हम बमबारी बंद नहीं करा हाँ सके। बिल्कुल। तो सर ये सारे मामला तो चलें एक उस तरह से हो रहे हैं, पाकिस्तान की हल्की सी छेड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ भी अपडेट्स हैं। वो ये हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने आज के दिन ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं उनके फैसले जो हैं वो सुनाए हैं। तमाम सूबे जो हैं उनमें से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी भी एक हद तक जो है उनके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। उसके अंदर से ये है कि 2-2 महीने की जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट की सैलरीज जो हैं वो फॉरगो करने का फ़ैसला किया है। उसके साथ-साथ पंजाब के अंदर जो है फ्यूल जो है वो भी गाड़ियाँ जो हैं वो उनको कम 50% लेस कर दिया गया है। उसके अलावा जो है प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ जो हैं वो अब एक रहेगी। उसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इसके उनको अलावा उन्होंने कहा कि काबीना भी जो है वो खुद आने के बजाय ज़ूम के ऊपर ज़ूम के मीटिंग। ऊपर करें, और इसके साथ-साथ ही ज़ूम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है जी कि स्कूल बंद हैं। कल सुबह से सारे स्कूल बंद हैं, तकरीबन मेरे ख़्याल में 24 तारीख तक या 30 तारीख तक, जी आई थिंक 24 तारीख तक। और उसके अलावा उन्होंने कहा 30 तारीख तक, 30 कल तारीख से तक, 30। कल से 30 तक बंद है सॉरी स्कूल। और उन्होंने इसमें ये कहा है कि हम तो बंद कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक स्कूल्स बंद हैं। प्राइवेट जो नीचे जो एजुकेशन मिनिस्टर ने नोट लिख के कहा कि जी ऑनलाइन इज़ एन ऑप्शन। तो अब जो स्कूल जो है ऑनलाइन जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कौन से स्कूल ये रखते हैं, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ही रखता है इस किस्म की चीज़ कि जी आप क्योंकि एक तो है ना कि पेरेंट्स ने पढ़ाना है ऑनलाइन, दूसरा ये टीचर्स के पास भी तो एपरेटस होना चाहिए ना कि वो ऑनलाइन पढ़ा सकें। तो वो भी देखेंगे आप कौन से स्कूल ऑनलाइन होते हैं, कौन से नहीं होते। यूनिवर्सिटियाँ आई एम श्योर ऑनलाइन होना चाहेंगी। और उसके अलावा दफातर जो हैं उनको उन्होंने 4 डे वर्क वीक कर दिया उसका, और 50% कैपेसिटी के ऊपर काम करेंगे। तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं ये हुकूमत ले रही है। किसी ने इसकी कैलकुलेशन की हुई थी कि जितना फ्यूल का ऊपर उन्होंने मामला बढ़ा दिए, ये उसका 1/1000 भी नहीं बनता। किसी ने मैथ्स की हुई थी, आई डोंट नो करेक्ट है या नहीं, बट समझ आती है इसकी कि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, वो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मतलब करना तो ज़रूरी था ना। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो नए-नए जहाज़ खरीदे हुए हैं। अवाम ये कह रहे हैं कि यार आप हम पे तो पेट्रोल पंप गिराई जा रहे हो और खुद नए जहाज़ तो बाहर के पायलट तो ये वो, तो उन्होंने कुछ तो करके दिखाना था। उसमें से स्लीव में से वो निकाला है इन्होंने खरगोश। सो तीसरी चीज़ ये है कि वो मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल अपने टाइम पे होंगे। कैसे? अच्छा, पता नहीं क्या फिक्सेशन है कि बच्चे का साल ना ज़ाया हो जाए। मतलब हो जाए यार, वो क्या है बच्चे का साल? ये पुराने दौर की बातें होती थी हाँ। बच्चे का साल। अब मैं देखता हूँ बच्चों को वो उन्होंने खुद ही 2-2 साल गैप ईयर लिए होते हैं।
तो मतलब ये तो, और ये कौन सा हम कह रहे हैं कि जी साल ज़ाया करें, मतलब महीना 2 महीना जब तक ये नहीं होता, अगर लेट हो जाएँगे एग्ज़ाम तो क्या फ़र्क, 8वीं के बच्चे का एग्ज़ाम सर क्या वो क्या होता है? होता है सर जो आप बच्चे को सामने बिठा के लेते हैं वाइवा कहते हैं वाह, वाह! उसे, तो वाइवा करा लें सर का सब जूम के ऊपर बैठे एक ही करके, एक टीचर बैठा हो 10 की आंदा तेन करा लें यार, पास कर दें। 8वीं की क्या मसले वाली बात है। हाँ बड़ी क्लासों के बच्चे हैं, मैं समझता हूँ उनका मसला है, लेकिन सर बड़ी क्लासों के बच्चे जो उन्होंने पर घर पे पढ़ना होता है ना, स्कूल में पढ़ना होता है उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए ऑनलाइन की आपको इजाज़त दे दी है, वो करें। और ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट स्कूल के एनवायरनमेंट या नहीं पढ़ा, लेकिन जो बच्चा बड़ा हो गया है, जो सीरियस है अपनी पढ़ाई के अंदर, जिसने अपना ओ लेवल या ए लेवल देना है उसने, उस बच्चे के पास तो चॉइस नहीं है, उसने तो कैम्ब्रिज टाइम टेबल पे जाना है। वैसे कैम्ब्रिज को शायद ये कहें यार देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन कैम्ब्रिज वाले भी कहेंगे तो पूरी दुनिया में हो रहा है भाईजान, तो आप किधर? तो बच्चे ने अगर घर पे ही पढ़ना है, तो ये तो एक ऑप्शन मिल गई ना उनको, भई आप घर पे पढ़ें और ऑनलाइन क्लासेस ले लें उसके ऊपर। बिल्कुल, दूसरा ये कि इन्होंने कहा था कि जी अब हम फोर्टनाइटली के बजाय वीकली प्राइसेस देखेंगे ऊपर-नीचे करने की। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद आज ही ₹10 मज़ीद बढ़ जाए। मतलब इसका मतलब है कि वो बढ़े ना बढ़े, आज ही रिकंसिडर हो रही है ये बात। यानी कि 4 दिन में ₹65। एग्जैक्टली सो मैं बात ये है कि वो अगर कोई स्कूल प्राइवेट भी ये कहता है ना कि जी हम करा रहे हैं, उसको भी ऑप्शन ये देनी चाहिए कि जी क्लास में कैमरा लगा हुआ है और ये ऑनलाइन जा रहा है, अगर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि लोग जो है इतना पेट्रोल नहीं अफोर्ड करते आना जाना। और मैं तो इसमें एक स्टेप आगे जाऊंगा और थोड़ा सा कुछ, मतलब अब आई एम श्योर कई लोग ऐसे हैं कि जिनका सिर्फ जरिया मुआश ये है कि उन्होंने अपनी एक दुकान या एक प्लाजा जो है वो किराए पे दिया हुआ है, लेकिन उनको भी अपने जो है, मतलब आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा, हुकूमत बीच में पड़ेगी या क्या, कि वो भी कोई किराए आधे करें। क्योंकि अब ये जब तक जंग ख़त्म नहीं होती, लोग नहीं जाएंगे शॉपिंग करने, लोग नहीं जाएंगे रिटेल करने। और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरे साल का सबसे बड़ा रिटेल इवेंट होता है ईद दैट्स होता है। चांद रात। जी। तो इस दफ़ा चांद रात पे कुछ नहीं हो रहा। हुँ। मतलब खैर फिर वही बात है, कोई एक बंदा दुकान पे से एक फोटो खींच के कहेगा कि ये देखो दुकान भरी हुई है। और यार 2 करोड़ के शहर में अगर एक दुकान में 150 लोग हो, मतलब किसी एक दुकान में, तो क्या दैट्स नथिंग। सर अगेन वो तो देखिए ना, कंज्यूमर हैबिट्स जो हैं वो देखने वाली बात है। और सर मैं ये भी समझता हूँ कि देखें ईद है, बच्चों की ईद होती है, बड़े तो ईद कर चुके हैं, बड़े बच्चों के लिए ईद करते हैं, बच्चों के कपड़े, खिलौने जो भी करते हैं ईद के ऊपर। अब सर कितना मुश्किल होगा एक शख्स के लिए जिसने अपना कैलकुलेटर मारा होगा यार कि मैं पेट्रोल शिट्रोल का मेरा मंथली बजट ये है। किसी को लगता है ना करके लोग इस तरह सोचते नहीं, हर शख्स इस तरह सोचता है कि भाई मंथली कितना जा रहा है फ्यूल के अंदर। अब वो अदा पता नहीं कितने परसेंट बढ़ गया अगर, तो ज़ाहिर है ईद के ऊपर फिर दे हैव टू टाइटन अप। और नहीं, वो तो सर सारे देखते क्या है, वो तो मजबूरी है आपकी, आप नहीं भी अगर कॉपी पेंसिल पे लिखते हो तो दिमाग में तो ज़हन में तो है, कैलकुलेटर मतलब चल रहा है। पॉइंट इसके ज़रिए कितनी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन है घरों में जो लोगों को करनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ। सर ये हो चुका है अभी, इस पे बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि जैसे जैसे ये आपके घरों के बिल्स ऊपर गए हैं, तो लोगों ने अपने खाने पीने का खर्चा कम कर दिया। सो मेल न्यूट्रिशन बड़े, मतलब सफ़ेद पोश घरानों में हो गई हाँ है। जी, तो अगेन ये ट्राइंग टाइम्स हैं और ख़तरनाक लेवल के ऊपर जो है लीडरान जो हैं कुछ वो खेल रहे हैं तमाम दुनिया की लोगों के साथ। तो इसका क्या एंड है वक्त बताएगा, फिलहाल हमें नहीं पता। हाँ जी, और वो वही वाली चीज़ है कि मतलब उस तरह से अगर आप देखें ना, तो मतलब लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी ईरान जो है इट इट हैज़ नथिंग टू लूज़, तो इसलिए ये बड़ा, बात मैं डिसएग्री करता हूँ मैं इस भी चीज़ से। डिसएग्री करता हूँ। इंसानी जान एक बड़ी चीज़ सर होती है। 9 करोड़ बंदा रहता है वहाँ पे। हाँ, दूसरा ये कि उस तरह से तो आप देखें तो फिर अमेरिका ऑल्सो हैज़ नथिंग टू लूज़। मतलब वो जो यही है ना कि जी हम उनको नुकसान पहुँचाएँगे इकोनॉमिकली। वो देखें, वो तो 6 महीने के फ़र्क से या 1 साल 2 साल के फ़र्क से उनकी जो इकोनॉमी वाली ट्रैजेक्टरी थी वो तो डाउनवर्ड्स थी, कि वो इतना ज़्यादा डेट रिसेशन की तरफ जाना था ये वो तो अगर इसमें से कुछ निकाल लेते हैं, इसके बाद अगर वो पूरी दुनिया इनसे असला लेना शुरू कर देती है या इनके साथ कोई और ट्रेड डील करना शुरू कर देती है, या लोग जिन्होंने कारोबार करना है वो वहाँ जाके पेटेंटिंग शुरू कर देते हैं, तो उनका तो वो जो ग्राफ नीचे का था वो कुछ देर के लिए वापस ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, तो उनका तो फायदा है। अगेन सर ये किसी भी वो छोटा सा गांव हो या कोई बहुत बड़ा शहर हो या बहुत बड़ा मुल्क हो, ये बात ठीक नहीं है कि आप सबके सेंटिमेंट कहते हैं दे हैव नथिंग टू लूज। क्यों भाई? उनके अपने बच्चे नहीं हैं, उनके अपने बाप दादे नहीं हैं, उनका अपना घर नहीं है, ये वो।
एवरीबडी हैज समथिंग टू लूज, और इस जंग से अंदर ना कोई किसी किस्म का मेरे ख्याल में विनर नहीं इमर्ज करता। कौन सी जंग मुझे बता दी जिसके अंदर क्या है जी कि ये वो जीत के निकले हैं जंग और उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या उसके बाद पेल दिया, ऐसे नहीं होता। बैड, इट्स बैड फॉर पीपल, बैड फॉर बिजनेस। हाँ, लेकिन और फिर वही बात है कि वो अमेरिका इतनी दूर है, इतना डिस्टेंट है, एक वर्ल्ड इन इटसेल्फ है, उधर उन लोगों को पता भी नहीं होता वहाँ पे कि कौन सा मुल्क किस जगह पे है, उसकी क्या आबादी है। वो मतलब वो आपको याद होगा पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के बाद मैप पे आया था, वरना उससे पहले किसी को पता भी नहीं होता था कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है अमरीकियों को। तो वो एक उस किस्म की कौम है, तो वो वहाँ पे तो जो है मतलब वही वाली चीज़ है कि नवंबर से पहले, मिड टर्म से पहले अगर को पैसे की रेल पे इस जंग की वजह से हो जाती है, उन्होंने कहना बड़ा अच्छा किया अमेरिका ने कि अटैक कर दिया, बेस्ट है सब कुछ। लेट्स सी सर व्हाट हैपन। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।